क्लियर हो गया मानी? कोई डाउट है बेटा इस पॉइंट पे आपको? नो। अब हमारा आता है बेटा थर्ड कैटेगरी, जिसके अंदर हमारी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसमें हमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। इट डील्स विद टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एक लिमिटेशन लॉ है, वो इसका सारा का सारा डिटेल में डील करते हैं। अगर मैं लॉ मैन्स लैंग्वेज में बताऊं, क्योंकि आप लोग अभी ट्वेल्थ में हो, तो इसको हम ऐसे लेके चलेंगे। लेट अस सपोज मानिक, आपके पापा ने किसी को 2-3 साल पहले कुछ पेमेंट दी थी, कुछ 5 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज, आपके सपोज किसी रिलेटिव को दी थी, उनको रिक्वायरमेंट थी। अब आपके पापा 2 साल हो गए हर बारी मांग रहे हैं, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, पर वो हर बारी टाली जा रहे हैं, देंगे देंगे देंगे। क्या आप कोर्ट में जाके सू कर सकते हो? वो ये किया हुआ है पहले, तो याद है उसकी मैक्सिमम लिमिट है कि इस अच्छा टाइम अच्छा, no, नहीं कर पर सकते। आप कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन सू। हाँ जी, गुरनूर, आप फिर ये एग्जांपल आप पे आ जाती है। आपके फादर ने किसी से 2 साल पहले उन्होंने किसी को पेमेंट दी है अराउंड 10 लाख रुपीज। क्या आप कोर्ट में जाके सू कर सकते हो? उन आपके फादर सू कर सकते हैं कि हमारे पैसे वापस करो, यस। रिकवरी ऑफ मनी? यस। लॉ कहता है कि जो रिकवरी ऑफ मनी का जो सूट है वो सिर्फ 3 साल तक पड़ेगा। अगर किसी ने किसी से पैसे वापस लेने हैं, रिकवरी करनी है अपने मनी की, तो वो 3 साल के अंदर अंदर आ जाए हमारे पास, और तब हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको वो पैसे रिकवर करवाने में हेल्प कर देंगे, लिटिगेशन अलाउ कर देंगे। अगर कोई इंसान 3 साल बाद कोर्ट के पास आता है, 3 साल बाद कोर्ट के पास आता है और वो अपने पैसे वापस मांगता है, तो लॉ भी उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। ये चीज समझ आ गई? यस। यस दैट मैम। मीन्स अगर आपने, आपके फादर ने जो पैसे दिए, जो भी पैसे दिए थे, वो वापस लेने थे 1 जनवरी 2001 को। 2001 1 जनवरी को उन्होंने पैसे नहीं लिए। अब लॉ क्या करेगा? 3 साल तक वेट करेगा, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। 3 साल तक वेट करेगा। 3 साल में कभी भी आपके फादर केस फाइल कर सकते हैं, केस पैसे वापस लेने का। अगर पैसे वापस नहीं मिलते 3 साल तक, फिर उसके बाद आपके कोर्ट भी कोई हेल्प नहीं करेगा। कोर्ट कहेगा अगर कोई इंसान 3 साल के लिए अपनी राइट्स के लिए सोया रहा, अब सोया ही रहे सोया रहो, घर पे बैठो। लॉ हेल्प्स द विजिलेंट एंड नॉट द स्लीपी। अगर कोई इंसान स्लम्बर ओवर कर गया अपनी राइट्स पे 3 साल के लिए, अब वो सोया रहे, अब हम उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट बेटा? यस मैम। यस इजी मैम। था, कोई डिफिकल्ट पॉइंट तो था नहीं। यस मैम। अब इस तरह के लोगों की हेल्प कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस तरह के लोगों की हेल्प कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि लिमिटेशन ने तो कह दिया 3 साल तक सोया है, सोया रहा है। अब वही एग्जाम्पल लेंगे गुरनूर, आपके फादर वाली। 3 साल खत्म हो गए, उस बंदे ने, जिससे भी उन्होंने पैसे लेने थे, वो पैसे उसने वापस नहीं किए। एक दिन अचानक वो आपके पापा को हॉस्पिटल में मिल गया, या मार्केट में मिल गया, या कहीं भी मिल गया। वो आपके पापा को बोलता है कि मेरी आत्मा पे बोझ है, मैंने आपके पैसे वापस नहीं किए। मैं करना चाहता था पर मुझे बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लोगों ने मेरे पैसे मार लिए, मैंने आपके पैसे मार लिए। राइट? तो ऐसे लोग करते ही हैं। अब वो कहता पर अब मेरा बेटा है ना, उसने कोई अच्छी जगह पे जॉब ज्वाइन की है या अब्रॉड चले गया, वो थोड़े थोड़े पैसे भेज रहा है, तो आप ना 10-10 हजार के महीने की किस्तें बांध लो। मैं आपके पैसे पहले 10-10 हजार करके दे दूंगा, जब थोड़े से पैसे हो जाएंगे फिर जैसे उसकी सैलरी बढ़ेगी मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा। क्लियर है? यस। अब ये पर्सन कब आया? 3 साल बाद। आफ्टर 3। आफ्टर 3 इयर्स, जब कोर्ट का टाइम खत्म हो गया, और उसने आपके फादर को एश्योर करा है कि मैं आपके पैसे देने को तैयार हूं और मेरे साथ किस्तें बांध लो। आपके पापा ने कहा चलो मुझे लिख के दे दो आप किस किस तरीके से पैसे दोगे। जिस दिन उसने लिख के दे दिया, या जिस दिन आपके पापा ने ओरली कोई उसकी बात रिकॉर्ड कर ली या कुछ है, मतलब ये एविडेंस की बात है, जिस दिन एग्रीमेंट हो गया उस दिन से एक नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो एग्रीमेंट एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस दिन से नया 3 साल का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। तो क्लियर? जनरली व्हाट इज द रूल रिगार्डिंग टाइम बार डेट? द टाइम बार डेट का ये रूल है कि अगर से 3 इयर्स तक रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल नहीं किया, तो बाद में आप कोर्ट के दरवाजे नॉक नॉक नहीं कर सकते। पर अगर आफ्टर 3 इयर्स कोई न्यू फ्रेश एग्रीमेंट हो जाता है, देन यू नीड नॉट हैव एनी न्यू कंसिडरेशन, नथिंग। इस केस में
3 साल बाद भी आप कोर्ट के दरवाजे नॉक नॉक करेंगे बेस्ड ऑन द न्यू एग्रीमेंट जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ होगा। अब आपको एक नया 3 साल का पीरियड मिल जाएगा क्योंकि अब आपका एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। दिस इज अ थर्ड एक्सेप्शन अंडर दिस टॉपिक, एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। क्लियर है बेटा? Yes. तो Yes, कंसिडरेशन ma'am. में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ बेटा, आप लोगों ने आंसर देना है। नंबर 1, विच सेक्शन डिफाइंस कंसिडरेशन? 2D. 2D, राइट। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंसिडरेशंस आर देयर मानिक? Three types. व्हाट आर दीज? Past, present, and future consideration. Right. Manik, an agreement without consideration is what? Void. Void. What are the two legal maxims relating to consideration, Japesh? मैम एक तो था वो क्विड प्रो कियो, और एक Quid pro नोबिटम quo. पी से, और नोबिटम पी क्या था वो? दूसरा क्या है बाकी लोग? पास New. नोबिटम। Nudum pactum. Nudum हाँ pactum. So these are the two maxims relating to consideration. So एक agreement without consideration void होता है, consideration एक essential requirement है, और there are 3 exceptions to considerations which are given in section 25. ये कराया ना 3 exceptions. First exception क्या है आपकी? ट्रस्ट वर्सेस चार्ज। क्या है? ट्रस्ट वर्सेस चार्ज। ट्रस्ट नहीं नहीं बेटा, एक्सेप्शंस इसकी कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस, वो तो एक्सेप्शन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूल की है ना। अच्छा। हाँ, एक्सेप्शन ऑफ Natural नेचुरल लव एंड and अफेक्शन। affection. ठीक है, दूसरी? Time bar depth. थर्ड वन? Post voluntary. पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, पोस्ट नहीं पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तो ये 3 एक्सेप्शंस है आपके टॉपिक कंसिडरेशन के। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, ma'am. ओके बेटा, वो जो टॉपिक था वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक अलग डॉक्ट्रिन है जपेश, वो उसकी एक्सेप्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानिक? That only the two parties that have done the contract can sue the other party. No third party can do that. Is privity of contract totally applicable in India, Manik? No, ma'am. It has some exceptions in Indian law. Okay. What are the exceptions, Japesh? Number 1. मैम एक तो ट्रस्ट वर्सेस चार्ज थी, एक मैरिज वर्सेस सेटलमेंट नहीं थी। है, वर्सेस होता है ऑपोजिट। वर्सेस का मतलब होता है दो अच्छा, लोग जो आपस में लड़ रहे हैं। वो स्लैश था, सॉरी। ट्रस्ट और ट्रस्ट और चार्ज, हाँ, हाइफन हाँ, है। मैरिज सेटलमेंट थी, और एक्नॉलेजमेंट है। एक और थी कोवेनेंस विद लैंड कुछ। रनिंग विद लैंड। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन गुरनूर, डू द कंसिडरेशन नीड टू बी एडिक्वेट? Not really. इट कैन बी मोर और इट कैन बी लेस और बोथ? Both. बोथ। और अगर मानिक उसके ऊपर डाउट आ रहा है कि जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो रियली उसके ऊपर कोई फ्री कंसेंट नहीं है, देन उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या करेंगे? Void हो जाएगा. वॉइड हो जाएगा, उसको चैलेंज कर लेंगे। चैलेंज करके अगर हम प्रूव कर देंगे कि ये जो कंसिडरेशन है ये ठीक तरह से नहीं चली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इस टॉपिक में? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर लिखा हुआ है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस। इसको अभी एग्जिस्टिंग ड्यूटीज इसको कैंसिल कर लो क्योंकि ये क्लैट के लिए, पीयू के लिए रेलेवेंट नहीं है। Existing duties. एग्जिस्टिंग ड्यूटीज एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस दोनों नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीयू। मैम क्या क्या दोबारा बताना? बेटा पेज नंबर 34 पे टॉपिक है ना हमारा, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज। हाँ जी। ये पीयू के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। 34 एंड अच्छा, 35। अब आप आइए ओके। पेज नंबर 36 पे। मैम एक मिनट, वो ढूंढना दो उसका पीडीएफ। प्रिंट आउट ले लो बेटा, बाकी लोगों के पास तो है ना प्रिंट आउट? Yes, हाँ ma'am. जी बेटा, गुड न्यूज स्टार्ट करो बेटा, पेज नंबर 36 हेडिंग पढ़िए। एक मिनट मैम। मिल गया मैम, मिल गया मैम। ये चैप्टर है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यस। Yes, मिल गया। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए बेटा। Section 10 requires parties must be competent to contract. Who is competent to contract? Major account to law to which अकॉर्डिंग टू द लॉ, ACC इज अकॉर्डिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ। according to law to which he is subject. He is subject 18 years, sound mind, not disqualified from contracting by law. बस बेटा अब समझिए इस चीज को।
अब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट हमने कहा एक कमर्शियल सारा कुछ अरेंजमेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन से लोग करेंगे? वही करेंगे जो कॉम्पिटेंट होंगे, है ना। तो ये आपका जो लाइन है जिसमें 3 पॉइंट्स बने हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमारा आंसर है मेजर। Major means any person who has achieved the age of adult franchise, that is who is 18 years old, वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पहले ना बेटा हमारा एक एक्ट था गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, उसके अंदर लिखा होता था कि अगर कोई बच्चा जिसका गार्डियन अपॉइंटेड है, जब पेश आप पीछे ऑडियो बंद कर लीजिए बेटा, बीच में आंसर देते वक्त ऑन कर लीजिए। अगर कोई बच्चा है जिसका गार्डियन है, तो उस केस में गार्डियन अपॉइंटेड है, उस केस में वो मेजर होगा जब 21 ईयर्स का होगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर कोई बच्चा जिसका मेजर मतलब गार्डियन अपॉइंटेड नहीं है, उसका 18 ईयर्स होगा। अब वो जो प्रोविजन है वो रिपील हो गया है, चाहे आपका गार्डियन अपॉइंटेड था या नहीं था, इन दोनों केसेस में आपकी एज ऑफ मेजोरिटी कितनी रहेगी? 18 18 ईयर्स ही years. रहेगी। सो ये लाइन अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, ये एक हिसाब से रिडंडेंट हो चुकी है। अब हर इंसान की जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो कितनी रहेगी? 18 ईयर्स ही रहेगी। क्लियर है बेटा? देन द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड में मैंने आपको बीएनएस के टाइम पे कराए थे साउंड माइंड, या मैंने गुरनूर आपको भी बताए थे साउंड माइंड कौन से होते हैं? जो जिनकी मेंटल कॉग्निटिव फैसिलिटीज इस हिसाब से होती है कि वो समझ सके व्हाट इज गोइंग ऑन। और कौन कौन से लोग हमारे साउंड माइंड के नहीं होते? जैसे इडियट। इडियट आर द पर्सन हु आर अनएबल टू काउंट 1 2 3, 1 2 3 भी काउंट करना उनके लिए मुश्किल होता है। दैट इज उनकी मेंटल कॉग्निटिव फैसिलिटीज जो है वो इस तरीके से काम नहीं करती कि वो समझ सके क्या चल रहा है। एग्जाम्पल कराई थी आपको मैंने इस चीज की, जिसमें मैंने अब बताया था एक ब्रदर ने अपने भाई का गला काट दिया, ये सोच के कि सुबह उठेगा तो कितना मजा आएगा, ये अपना सिर ढूंढेगा। बताया था, ये एग्जाम्पल याद है सबको? Yes. याद है? गुरनूर आपको भी कराया था ना? हाँ। तो वो कौन सा पर्सन था? वो था इडियट। इडियट वो पर्सन जिसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, उसने तो अपनी तरफ से बड़ी अच्छी इंटेंशन से गला काटा कि शायद टॉम एंड जेरी जैसा कोई सिचुएशन होगा या कोई कार्टून जैसा सिचुएशन होगा जिसमें ये अपना गला ढूंढेगा, पर उसको नहीं पता, उसका दिमाग इतना नहीं चल रहा। ल्यूनेटिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था, ल्यूनेटिक्स वो लोग होते हैं जिनको दौरे पड़ते हैं ल्यूसिड इंटरवल्स पे, जिसको हम कहते हैं फिट्स पड़ते हैं, बीच बीच में पड़ते हैं। इसमें भी बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी एक मदर की, जिसमें उसको बचपन में उसकी हिस्ट्री थी, मेडिकल हिस्ट्री थी कि उसको फिट्स पड़ते हैं। ठीक होगी एकदम। फिर 10 12 साल उसको फिट्स नहीं पड़े। अब 10 12 साल बाद जब वो चॉपिंग करी थी, चॉपिंग करते करते उसने अपने बच्चे का हाथ काट दिया, क्योंकि उस टाइम पे उसको फिट्स की प्रॉब्लम हुई हुई थी, उसको दौरा पड़ा हुआ था, उसको पता ही नहीं लग रहा था वो क्या कर रही है। और इवन आफ्टर कटिंग द हैंड ऑफ द चाइल्ड, वो आगे भी ऐसी किचन में चॉप चॉप करते चलती रही जब तक वो बेहोश नहीं होगी। बेहोश होने के बाद उसको पता लगा जब वो उठी कि ये क्या कर दिया मैंने, अपने बच्चे का हाथ काट दिया। सो दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं जब इंसान का दिमाग चलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा? Yes. सो एनी पर्सन जिसका दिमाग ही नहीं चल रहा, अगर वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी कोई वैलिडिटी होगी? नहीं होगी। और ये जो पर्सन है ल्यूनेटिक, जिसको मैंने कहा ल्यूनेटिक, जिसको ल्यूसिड इंटरवल्स पे दौरे पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं, जिस टाइम पे तो उसको वो फिट्स वाली प्रॉब्लम हुई हुई है, क्या वो तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? No. और मानिक जिस टाइम पे उसको फिट्स की प्रॉब्लम नहीं हुई हुई उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? Yes. यस। तो ये स्पेसिफिकली बेटा आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो ल्यूनेटिक पर्सन है जिस टाइम पे वो बिल्कुल ठीक है, साउंड माइंड का है, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया बेटा? Yes. देन अगर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ, कई लोगों को लॉ डिस्क्वालीफाई कर देता है कि तूने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। जैसे किसी का दिवालिया निकल गया हो, बहुत ज्यादा इंसॉल्वेंट हो गया हो, है ना, ऑलरेडी उसने पता नहीं कितने लोगों के पैसे दे दिए थे, देने थे, उसका तो दिवालिया निकल ही गया। अब वो दोबारा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में आ जाएगा, फिर हम वहां पे पैसे कहाँ से दिलवाएंगे? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस तरह के केसेस में कई लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं हम बाय लॉ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। क्लियर है बेटा? एनी डाउट्स? No, ma'am. जपेश बेटा कैमरा कैमरा कह रही हूँ, ऑडियो ऑन करिए, क्वेश्चन पूछना है मैंने। यस। यस मैम। कौन सा सेक्शन है जो डील करता है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट के साथ? मैम सेक्शन 10। यस गुरनूर। क्या एक मेजर पर्सन जो 18 ईयर्स का है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? Yes. माइनर करेगा? No. नो। ओके। यस मानिक।
व्हाट साउंड माइंड इन केस ऑफ lunatic कब होगा? जो वो नॉर्मल कंडीशंस में उससे कोई फिट्स नहीं है अभी। ओके, एंड लास्ट पॉइंट क्या है जपेश? हम क्या लास्ट पॉइंट इन द सेंस? कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पॉइंट और वो क्या था? हम वो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। ठीक है, राइट। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, आगे चल। ma'am. अच्छा ये बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत मैम बारी आपको एक ये मिनट, क्वेश्चन। लास्ट वाला दोबारा समझा दो, साउंड माइंड के नीचे वाला ये डिस्क्वालिफाइड वाला टॉपिक। अब बेटा डिस्क्वालिफाइड का मतलब होता है कई बारी लॉ कई लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, दिस अ पर्सन फ्रॉड, जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया इंडिया में, बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट। हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया इंडिया में। अच्छा, हाँ जी। हाँ, और उसने पता नहीं कितने लोगों के पैसे मारे हुए थे, राइट? अब हमने उसको ऑफिशियली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। अब हम उसके ऊपर बार लगा सकते हैं कि तूने भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। अगर तू फर्दर केस कोई में। कॉन्ट्रैक्ट करके किसी से पैसे पूसे ले लेगा तो लॉ इज नॉट, हम लोग उसको नहीं दिलवा सकते क्योंकि इसके पास तो है ही कुछ नहीं, हैंड टू माउथ है ही फ्रॉड। यस तो इस मैम। तरह से लॉ कई बार डिस्क्वालीफाई कर देता है कई लोगों को कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। जो गुरनूर से मैंने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर, तो गुरनूर ने कहा कि मैम उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। यही कहा मतलब बना उसका। Yes. अब बेटा अगर हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने माइनर के रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला। उसने बस ये कह दिया कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप मेजर होने चाहिए। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट एज टू इट। तो अब क्वेश्चन उठता है फिर माइनर का क्या करेंगे भाई? बच्चा है, सपोज एक एग्जांपल हम माइनर की ले लेते हैं। मैम माइनर की तो गार्डियनशिप नहीं, गार्डियन नहीं होता उसका, उसके करने के लिए जो उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कुछ हो गया। गार्डियन तो होता ही है, नेक्स्ट फ्रेंड भी होता है माइनर के केस में। पर अभी हम हम्म, स्टेटस देखते हैं एक बच्चे का। अब डे टू डे भी बच्चे कॉन्ट्रैक्ट तो करते ही है ना। 16 साल, आप कितने ईयर्स के हो? 18 17 और 18 ईयर्स ही हो आपकी एज। मैम 17.8। चलो 17 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। ना, माइनर हो गए। अब आप मार्केट भी जाते हो, मार्केट में जाके सामान भी लेके आते हो, आप यस जाते हो मैम। ना। और भी हम्म, रेस्टोरेंट जाते हो, पार्टीज, हर जगह जाते हो, ट्रैवलिंग पे जाते हो। अब क्या आप शॉप्स पे जाके सामान लेके खाना खुना खा के आप कह सकते हो उनको भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, मैंने पैसे नहीं देने? मैम ऐसा ना हो अगली बारी अंदर ही ना बढ़ने देते। हाँ, ऐसा ना हो अगली बारी अंदर ही ना जाने दे। अगली बार अंदर, हाँ फिर अगर ऐसा हो जाएगा माइनर ऐसे करने शुरू हो जाएंगे तो अगली बार बाकी अंदर नहीं जाने देंगे। सो माइनॉरिटी से पहले ही बेटा, आप जब माइनर वर्ड, हमने लॉ में तो माइनर वर्ड यूज किया है। बेसिकली 11 12 साल का जो बच्चा होता है, जब आप 11 12 साल के हो जाते हो उसके बाद आपके अंदर इतनी समझ आनी शुरू हो जाती है कि हम मार्केटिंग वगैरह करनी शुरू कर देते हो। राइट बेटा, समझ आ गया ये पॉइंट? अब क्वेश्चन उठा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट? अगर कोई माइनर एग्रीमेंट कर गया तो उसका स्टेटस क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमारा साइलेंट था माइनर कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड। फिर एक जब लॉ साइलेंट होता है तो क्या आता है? जजमेंट आती है। तो एक बड़ी फेमस जजमेंट आई, जजमेंट का नाम था हमारा मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। याद रखना पड़ेगा, नाम पेपर में आ जाता है। किस जजमेंट ने कहा था कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? गुनूर, आपका प्रॉब्लम तो नहीं है नेटवर्क में? ओके, तो जजमेंट थी बेटा हमारी मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। पहली बार कोर्ट ने, प्रिवी काउंसिल का कोर्ट था, प्रिवी काउंसिल मैंने आपको बताया था ना पहले, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी जो लास्ट अपील जाती थी वो ब्रिटेन में जाती थी। ब्रिटेन के अंदर जो सबसे बड़ा कोर्ट था वो था प्रिवी काउंसिल। तो ये डिसीजन आया मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसके अंदर प्रिवी काउंसिल ने आंसर दिया कि एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड का मतलब क्या होता है? Zero. जीरो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? पेपर में क्वेश्चन यस आता है, मैम। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन आएगा वैलिड, वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, वॉइडेबल। तो आपको याद रखना है, वॉइड अगर करोगे तो क्रॉस मिलेगा, आपको वहां पे लिख के आना है वॉइड एब इनिशियो। पीयू वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है? मानिक याद रहेगा क्वेश्चन? Yes, ma'am. वॉइड एब इनिशियो।
दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जिस दिन आप माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है बेटा? अब माइनर्स को इतनी प्रोटेक्शन क्यों दी, क्यों दी गई माइनर्स को प्रोटेक्शन? व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों को क्यों है इतनी प्रोटेक्शन? मैम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेच्योरिटी एंड डिसीजन मेकिंग। हाँ, अभी आपकी ग्रोइंग एज है, थोड़ा जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हो बहुत अभी। वैसे भी शेक्सपियर ने जो 7 एजेस लिखी है उसमें उसने सबसे अच्छी एज लिखी है टीनेज। ये ऐसे लगता है दुनिया फतेह कर देंगे। मैम इस ऐसे टाइम लगता सबसे है हम बुरी भी पता नहीं पड़ी है। क्या पा जाएंगे लाइफ के रिलेटेड, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या आप क्या कह रहे थे? मैं इस टाइम तो ऐसा लग रहा है कि सबसे गंदी ये बनी हुई है। हाँ, इतना बुरा पढ़ा रही हूँ मैं लो? नहीं नहीं, लॉनी मैम इस दौर में एरा एरा। एरा नहीं बेटा, बहुत अच्छा है एरा। आप आपने वर्ल्ड देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की दुनिया, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कब्जा कर रहे थे, कैसी दुनिया थी। अब ईरान के हालात देख लो, वहां की कैसी जिंदगी है हम लोगों की। तो वी आर लिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, नहीं होप्स, नहीं मैम, जैसे एस्पिरेशंस। सिलेंडर शॉर्टेज हो गया, हमने एक ही साल में पता नहीं क्या क्या देख चुके हैं, इसलिए कैसे नहीं नहीं एरा बेटा, वो कुछ टेढ़ा नहीं बैठा है। है। फोकस ऑन अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ लाइफ पे फोकस करो। अगर हम नेगेटिविटी पे देखेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। चलो एनीवेज, अबंडेंस पे फोकस करते करते अब हम पीयू पे फोकस करें, जहां पे हमने बहुत सारी अबंडेंस देखनी है। जाते ही आपको ऐसे लगेगा अच्छी दुनिया में आ गए। चलो, अब हमारा बेटा याद रहेगा सबसे पहले कौन से केस में कहा था हमारा कि माइनर्स का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। तो केस का नेम क्या है? मोहिरी बीबी केस। मोहरी बीबी, मेरी बीबी, मोहरी बीबी। आपकी बीबी, बीबी ने कह दिया वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में कि जो माइनर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड एब इनिशियो। अब जो मेरा सेकंड क्वेश्चन, माइनर्स को इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों है? देखो बेटा, माइनर्स के लिए शुरू से ही प्रोटेक्शन है। जैसे हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप किया, उसमें उन्होंने कहा कि 18 साल से पहले तो फादर दिखेगा, अगर फादर नहीं है तो मदर देखेगी। मुस्लिम लॉ किया, मुस्लिम लॉ में उन्होंने क्या कह दिया कि माइनर है, फादर देखेगा, अगर फादर नहीं है तो ग्रैंड फादर देखेगा। अगर सारे रिश्तेदार फादर साइड के खत्म हो जाएंगे फिर कहीं मदर साइड आएंगे। ऐसे ना हर जगह प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसी तरह से लॉ मानता है कि जो माइनर है ना नेशन का, वो उसका बच्चा है। वो क्यों उसका बच्चा है? क्योंकि कल को देश उसी ने चलाना है। तो ये हमारी सक्सेसिव जनरेशन है जिसका हमें ध्यान रखना है, और इनके साथ कोई धक्का ना हो जाए, ये लॉ ख्याल रखेगा। क्लियर हो गया बेटा? Yes, So ma'am. court consider itself as a guardian of the minor. That is why court gives so much protection to minor. Clear है बेटा? यस मैम। रीड करेंगे गुरनूर, यू वर रीडिंग नेचर ऑफ Yes, माइनर ma'am. एग्रीमेंट। Indian contract is silent to it. As per Mori Bibi case, minors agreement is absolutely void. Why protection to minor? Because law acts as a guardian of minor and protect their rights because their mental faculties are not mature. Whether parents or guardians can control contract on behalf of minor. Yes, contract is within the competence of guardian and is specifically enforceable. हाँ, तो माइनर के बिहाफ पे कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? गार्डियन तो कर ही सकता है। गार्डियन तो शादी में भी दे रहा है माइनर को। वैसे माइनर को अलाउड नहीं है, मुस्लिम लॉ में दे रहे हैं वो, हिंदू लॉ में तो चलो अलाउड नहीं है माइनर को देना। सो इन केसेस में गार्डियन जो है ये पेरेंट्स है, उनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यस, आगे पढ़िए। इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। No stoppable against minor, no liability in contract or torts arising out of contract. स्टॉपल का मतलब क्या होता है मानिक, इफ यू agree. रिमेम्बर? Yes, ma'am. स्टॉपल क्या होता है? वॉइस क्रैक करी है, फिर से नहीं सुना। वॉइस है, दोबारा ज्वाइन कर लो अगर ज्यादा हो रही है प्रॉब्लम। ओके। आप ज्वाइन कर लो। हाँ जी जपेश, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपल? मैम एक्नॉलेजमेंट। नहीं नहीं, गुरनूर, Yes, ma'am. गुरनूर ने बोला कि मैम मेरे 12th के अंदर 95% मार्क्स आए हैं। गुरनूर ने ये बोला कि मेरे 95% मार्क्स आए हैं। अगले दिन हाँ जी। गुरनूर आगे, गुरनूर कहती मेरे जी 70% मार्क्स आए हैं, किसी और अथॉरिटी को बोल रहा है। तो मैं क्या पूछूंगी गुरनूर को, आर यू द सेम गुरनूर? कल तो कह रही थी हम्म, 95% है, आज 70% है। किस बेसिस पे बोल रहे थे भाई 70%, 95%? झूठ बोल रहे थे, क्या कर रहे थे?
पूछूंगी ना मैं। हाँ जी मैम। एस्टॉपल का क्या मतलब होता है कि अगर आपने कुछ बोल दिया, कोई आपने कोर्ट के अंदर कुछ बोल दिया, कोई स्टेटमेंट दे दी, नाउ यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। कि कोर्ट के अंदर किसी ने कोई गवाही दे दी है, कुछ दे दिया है, या कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दे दी है जिसके कारण दूसरे ने अपनी पोजीशन ऑल्टर कर दी, अब आप अपनी स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते। दैट इज एस्टॉपल। मानिक यस और वॉइस ठीक है बेटा अभी? Yes, ma'am. बेटा एस्टॉपल एक प्रिंसिपल है एविडेंस एक्ट का, जिसका मतलब है अगर मैंने एक स्टेटमेंट एक बार दे दी, अब मैं उससे टर्न बैक नहीं करूंगी, Yes, ma'am. प्रोवाइडेड द अदर पर्सन हैव ऑल्टर्ड माय पोजीशन ड्यू टू दैट स्टेटमेंट। Yes, ma'am. क्लियर हो गया बेटा? इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। ये तो किया भी था कि हाँ, अगर किया हुआ है, तभी मैंने पूछा था आपसे। न्यूज़ स्टोरी जो उसने बताई वो ट्रू भी है, तब भी वो अपनी पुरानी वाली से मतलब वापस नहीं आ सकता जो भी वो बोल चुके हैं। हाँ, जैसे अभी हमने एग्जांपल ले ली, पहले बोला था 95, आज बोला 70, तो वो नहीं चलेगा, 95 वाले को ही हम मेन मानेंगे। क्लियर? Yes, तो स्टॉपल का मीन्स बेसिक मतलब यह है स्टॉप कर देना। यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट यू ऑलरेडी मेड। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? no, ma'am. हाँ जी, आगे रीड कीजिए गुरनूर। नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर, माइनर के खिलाफ स्टॉपल भी नहीं लगता। हाँ जी। Question: When a minor misrepresents at the time of contract that he is a major, the question arises: Does हाँ, law? तो जपेश कह रहे हैं, जपेश कह रहे हैं मानिक को, ये 7 वाला प्लॉट मेरा है, तो खरीद ले, एडवांस दे, रजिस्ट्री में करवा दूंगा 10 तारीख को। मेरा ही है, मेरा ही है। ठीक हो गया? Yes. तो इस बेसिस पे मानिक ने उनको एडवांस पेमेंट दे दी। बाद में मानिक को पता लगा ये तो माइनर थे। क्या मानिक जपेश के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? मैम वैसे 1 मिनट, अगर मैं माइनर हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो तो वॉइड ही हो आपने गया। झूठ ही बोला है कि मेरा ही अब बोला तो है। झूठ ही है, तो फिर हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में फ्रॉड को किस पर लग सकता है, लेकिन वो गार्डियन को लगेगा, माइनर को तो जेल भेजते हैं। रिपीट कीजिए। मैं तो मैम इन द सेंस कि अगर मैंने फ्रॉड किया है फॉर एग्जांपल, तो केस मेरे पे लगेगा कि मेरे गार्डियन पे लगेगा। बेटा यही तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप माइनर ही है ना अभी 17 ईयर्स के? हाँ जी भाई। हाँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से अच्छा, पूछा मेरे को अच्छा आपने मेरे को वो क्वेश्चन पूछा ही हुआ अभी। हाँ, पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं करूंगी। हाँ जी। मानी क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा आपको? गुरनूर आपको भी क्लियर हो गया? Yes, जपेश ma'am. ऑफ 17 ईयर्स मानी को बोल रहा है ये प्लॉट मेरा है भाई, मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, अभी तू मुझे लेना है तो एडवांस दे दे थोड़ा सा। Yes, ma'am. ठीक है, ये क्या है कि जपेश जो है मानिक से 10,000 रुपए ले लेता है। कल मानिक को पता लगता है जपेश की डेट ऑफ बर्थ देखा उन्होंने फॉर्म पे, एकेडमी के फॉर्म पे, तो ये तो 18 साल का हुआ ही नहीं, 17 साल का है। मानिक की एज आप ज्यादा मानो इस टाइम पे। ओके तो मैम। क्या मानिक जपेश के ऊपर स्टॉपर लगा सकता है? No, ma'am. हाँ, समझ आ गया बाकियों को? Yes, ma'am. तो क्वेश्चन मानिक तो समझ जपेश आ को गया। कुछ भी नहीं कह सकता यहाँ पे, 10,000 रुपए वापस ले लेगा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेसिस पे। पर यहाँ पे मानिक उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो कर्ता धर्ता है वो कौन है? लॉ। लॉ उसको अपना बच्चा मानता है। लॉ कहता है कोई बात नहीं बेटे, गलती कर लो, हम बैठे हैं। मेरा बच्चा है तो। हाँ, तो मेरे बच्चे हो। और लॉ ने साथ में प्रिंसिपल क्या लगाया है कि माइनर के खिलाफ एस्टॉपल भी नहीं लगेगा। मानिक जाके जपेश को 2-3 थप्पड़ लगा के, तो वैसे थप्पड़ भी नहीं लगा सकते, सिंपल हर्ट है। मानिक जाके जपेश को पूछ भी नहीं सकता भाई तू झूठ क्यों बोल रहा था, तुम तो 18 ईयर्स के हो, ये 17 ईयर्स लिखा है। मैम लीगली लेकिन नहीं पूछ कैसे सकता, पता क्या वैसे कि पूछ मैंने सकता है। इसका मिसयूज नहीं कर सकते? माइनर्स तो फिर इस चीज का मिसयूज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन उठा था कि माइनर्स मिसयूज कर सकते हैं या नहीं। आंसर आया इसके साथ बेटा, एक एक्ट लगता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यस उसके मैम। अंदर ये प्रोविजन है, जैसे मैंने ये जो प्रोविजन है बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन मतलब रिस्टोरेशन। तो 10,000 रुपए जो जपेश ने मानिक से लिए हैं, सॉरी मानिक ने जपेश से लिए हैं, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते, पर 10,000 रुपए ऑर्डर हो जाएगा कि वापस कर दो। क्लियर? वो लेकिन ऑर्डर फॉर कहाँ पे होगा? एग्जाम्पल, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। तो बच्चे अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनस कुछ ज्यादा बड़ा गलत काम कर दे, फॉर एग्जाम्पल 7 साल का बच्चा किसी का मर्डर कर दे, तो वो ऐसे थोड़ा उसको छोड़ देंगे। बच्चों को मर्डर के लिए क्यों छोड़ेंगे भाई? बीएनएस किया नहीं आपने? मैम करा तो है, लेकिन वो डॉली का कहते हैं ना पैक्स, माइनर डॉली बात। इनका पैक्स। पढ़ो आज, रिवाइज करो, फिर इसका आंसर खुद देना कल।
ठीक है, 7 साल के कम का बच्चा है तो लॉ फिर उसका गार्डियन है। 7 से 12 साल का बच्चा है तो डिपेंड करता है मेच्योरिटी लेवल क्या है, उस हिसाब से देखेंगे। 12 साल से हाँ, प्लस 18 फिर साल का सारा का बच्चा सारा है तो। लायबल करेंगे। ये बेटा मैं सिविल लॉ करा रही हूँ जिसमें सिर्फ कंपनसेशन मिलती है। ठीक हो नहीं गया? नहीं, पर गलत बात है, चीटिंग से चीटिंग है, बच्चा भी तो गलती कर ही रहा है, उसको भी सजा देनी चाहिए। तो बच्चों की सजा उन्होंने बस डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दी ना, रिस्टोरेशन, जितना पैसा उसने लिया है वो वापस करो। क्योंकि लॉ ने क्या कहा, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज में क्या पढ़ाया, मैंने फर्स्ट पेज में यही पढ़ाया है ना। ये लॉ अपने आप को गार्डियन मानता है माइनर का। लॉ प्रोटेक्ट मैम कर रहा है माइनर को, क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन है, तो बच्चे को थोड़ा पुचकार रहे हैं यहाँ पे माइनर्स को, कि कोई बात नहीं बेटा, आपसे गलती होगी, कोई बात नहीं, आप हमारी फ्यूचर जनरेशन हो, हम आपको सिखा रहे हैं कि ये काम नहीं करना। ओके मैम। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है बाकी लोगों को? गुरनूर एंड मानिक? No, ma'am. गुरनूर बेटा आपको कोई डाउट आप भी पूछ लो। No, ma'am. ओके, पढ़िए गुरनूर, पढ़ रहे थे आप बेटा। नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। Does law of estoppel apply again so as to prevent him from alleging that he was minor when the contract was made? Had there is no estoppel against minor even if he has acted fraudulently. There is फ्रॉडुलेंटली। If there is no estoppel against statutory reason, the policy of law contract is to protect person below the age from contractual liability. Naturally, the doctrine of estoppel can't be used कांट बी यूज। to defeat that policy. क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, नो माइनर जो मैम। है बेटा टॉर्ट्स के लिए, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फिर 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो लायबल नहीं है। यही समझ आया हमें? Yes. यस मैम। because they are not they cannot make a contract, so they are not liable under the contract act। बीएनएस के अंदर जो जपेश ने पोजीशन पूछी थी वो भी हमें पता है। गुरनूर आप सुन लो बेटा, अगर कोई बच्चा 7 साल से नीचे है, 7 साल से नीचे है, तो अगर वो क्राइम भी कर देता है लॉ उसको एग्जाम्प्ट कर देता है। Okay, ma'am. ठीक है, अगर वो बच्चा 7 से 12 साल के बीच में है तो हम उसका मेच्योरिटी लेवल देखते हैं, डॉली का पैक्स बोलते हैं उसको, कि अगर वो मेच्योर था, उसको समझ आया कि मैंने मर्डर किया है, तब हम उसको लायबल करेंगे। अगर उसको समझ नहीं आया कि उसने मर्डर कर दिया, तब हम उसको लायबल नहीं करेंगे। और कोई बच्चा 12 साल से ऊपर है तो वो 100% लायबल हो जाता है, पर उसका जो ट्रायल है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर चलता है। गुन्नू डिटेल में भी कराऊंगी बेटा, मैं बेसिक सा बता रही हूँ। Okay, ma'am. बीएनएस भी समझ आ गया बाकी दोनों को, जपेश और मानिक? यस यस मैम, याद आ गया। हाँ बेटा, डाउट क्लियर हो गया आपका? अब आ गया लॉ यस ऑफ मैम। टॉर्ट्स। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर इन रिगार्ड टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स? टॉर्ट्स हम करेंगे अब कॉन्ट्रैक्ट के बाद। तो याद रखिएगा बेटा, बस इतना से याद रखना है, अगर माइनर ने कोई टॉर्ट कमिट कर दिया तो वो फुली लायबल है वहां पे। क्लियर? ओके Yes. अ ओके माइनर इज लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिम, वहां पे वो फुली लायबल है। मैम। हर टॉर्च के जितने भी हैं, हाँ जी। जितने भी टॉर्च है सबके लिए, मतलब डिपेंडिंग ऑन हाँ उसमें हाँ हाँ, क्या टॉर्ट्स कहता में कराऊंगी उसके टॉर्ट, अगर कोई टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में से निकल रहा है फिर तो उसको बेनिफिट हो जाता है, पर अगर वो सिर्फ टॉर्ट ही है तो उसके लिए वो फुली लायबल है। है। ओके मैम। ठीक है, अब सपोज करो, आप एग्जांपल ले लेते हैं माइनर की। एक बच्चा था, उसने वो मेयर होती है ना हॉर्स, उसने हॉर्स राइडिंग सीखनी थी, हाँ तो जी, उसको छोटा सा मतलब मेयर मुझे ला के याद दे है, दिया। उसने उसको इतना दौड़ाया कि वो दौड़ दौड़ के मर ही गया बेचारा। उसने उसको पानी में फेंक दिया वो मेयर को, कुछ ना कुछ उसने उसको, कुछ अपना कोई टॉय उठा के जोर जोर से मारा, पत्थर मारे उसके ऊपर, कुछ भी किया बच्चे ने। अब यस इसके मैम। अंदर बच्चे ने क्या किया है? बच्चे का कंडक्ट कैसा था? नेग्लिजेंट कंडक्ट था। अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर तो नहीं, नेग्लिजेंट कंडक्ट तो था ना उसका। यस मारा मैम। भी, मतलब अब मारा, ये भी नहीं सोचा मर्डर किया, उसने कुछ भी किया। ठीक है, उसको उसको बुरा हाल कर दिया उसका मेयर का। बेचारे हॉर्स राइडिंग, वो कहती मैंने किसी बच्चे को हॉर्स राइडिंग नहीं सिखानी तो इस केस में जो माइनर है वो टॉर्ट्स के अंदर तो लायबल होएगा ही होएगा। क्लियर है बेटा? यस बाकियों को भी क्लियर है? नेग्लिजेंस के लिए माइनर लायबल है। मानी क्लियर बेटा? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, बस इसमें हमने इस पेज में इतना ही समझना है, इतना ही हमारे यू के लिए सफिशिएंट है। रिपीट करवा रही हूँ मैं, आप आंसर देंगे। यस गुरनूर, विच इज अ लैंडमार्क केस ऑन माइनर? Uh, Mori Bibi. वर्सेस धर्मोदास घोष।
Yes, Manik, what was held in Mori Bibi versus Dharmodas Ghosh? That contract with a minor is void ab initio. Yes, Dipesh. Can there be a stopple against a minor? No, ma'am. Is the minor liable under torts law? Yes, ma'am. Okay, Gunur. Is the minor liable under Contract Act? Yes. Contract Act. Sorry. नहीं. Okay. Yes, Manik. What is the status of minor in BNS? Mm, Under 7 years, he is dolly incapax and is incompetent to commit a crime. Above between 7 to 12 years, the court decides on like the basis of his mental cognitive faculties, and above 12, he is dolly capax. He's fully liable. Yes, ma'am. Okay, बेटा. Clear. I'm satisfied. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पेज पे है जपेश, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। पूरा हमें नहीं करना, बस एक ही लाइन पढ़नी है, मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। गुरनूर रीड कर लीजिए। और बेटा ये वाला जो टॉपिक है ये क्लैट के अकॉर्डिंग है इसमें, तो आपको जितना जितना मैं करवा रही हूँ बस आप साथ साथ में टिक करते रहिए, बिकॉज यू हैव द नोट्स। रीड कीजिए If the गुरनूर। minor has unjustly enriched himself, equity demands that such goods or property be restored. हाँ बेटा, ये मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो आपको सिंपल टर्मिनोलॉजीज में बताई थी, कि जो जपेश ने मानिक से 10,000 रुपए लिए हैं, अब उसको वो 10,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये आपके पेपर में वैसे भी आ सकती है कि मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब है? जो भी पैसा आपने अनजस्ट तरीके से लिया है वो वापस करो। क्लियर है? सो एक माइनर जो है, हम उसके ऊपर कोई कंपनसेशन नहीं लगा सकते, कोई उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते, पर हम उसको ये कह सकते हैं कि भाई जो पैसा तूने अनजस्ट तरीके से लिया है वो वापस कर। अब क्वेश्चन एक और उठता है, अगर जपेश ने वो 10,000 की रात को पार्टी कर ली, अब तो जपेश के पास कुछ है नहीं, तो वो वापस कहाँ से करेगा? मैम गार्डियन से का या घर वाले देंगे, जैसा मुझे लगता है। घर वाले देंगे। ठीक है, आपका आंसर गुरनूर? मानिक? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई मतलब। आंसर ठीक है उनका, जपेश का। अगर माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो रिस्टोरेशन उस प्रॉपर्टी में से कर दी जाएगी। अगर माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जो कोपासनरी कराया उसमें सन का बर्थ राइट कराया या ऐसी चीजें कराई, अगर तो माइनर के फादर नाम पे भी कोई जानी है। प्रॉपर्टी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो मानिक का आंसर ठीक है। गुरनूर क्लियर हो गया मैम बेटा? लेकिन एक Yes. डाउट है, फॉर हाँ एग्जांपल जी। कि अगर एक माइनर है, उसके फादर की जो सी फॉर एग्जांपल कंपैटिबल प्रॉपर्टी है, जो एंड में हमें पता था है कि जानी है उसके पास, या माइनर जब वो 18 का हो जाएगा, तो हम उसमें से क्यों नहीं ले सकते? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कहा है प्रॉपर्टी है अगर माइनर के नाम पे या प्रॉपर्टी का है तो माइनर की अच्छा। प्रॉपर्टी में से रिडीम हो जाएगा। अगर अच्छा, उसके नाम मुझे पे लगा कोई कि वो प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर रिडीम नहीं होएगा। अभी फिर हम हो गए क्वाजाई बस। कॉन्ट्रैक्ट्स भी करेंगे आगे जाके। क्वाजाई मत- कॉन्ट्रैक्ट में भी ये पॉइंट आता है कि अगर माइनर ने किसी से पैसे ले लिए और आपने रीइंबर्समेंट करनी है, रेस्टिट्यूशन करनी है, तो उसकी प्रॉपर्टी में से कर लो अगर उसके पास प्रॉपर्टी है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है। हाँ जी। मतलब एंड में उसके 10,000 खत्म, गए, वैल्यू ही नहीं थी। फिर अगर कुछ भी नहीं है उसके पास, सड़क छाप माइनर है तो गए। मतलब डबल नुकसान हो गया। क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. सिविल में गए ना, सिविल में गए, बीएनएस के अंदर चीटिंग के लिए लायबल कर दोगे आप उसको। तो बीएनएस हाँ, पढ़ा है चीटिंग ना में आपने? जेल हो जाएगी। मैं वो समझ गया, चीटिंग में उसको कम से कम जेल हो जाएगी, बाकी हाँ, पैसे तो फिर भी चीटिंग नहीं में आए। जेल हो जाएगी, यहाँ पे सिविल में नहीं मिलेगा कुछ। वही, उसको पैसे तो फिर भी नहीं मिले, एंड में क्या करेगा वो? जेल भेज के भी क्या सुकून मिल जाएगा उसको एक हाँ महीने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है आपकी बात। क्योंकि मैं क्लियर है वैसे बेटा? भी, अगर माइनर जेल गया वो जुवेनाइल जेल में ही जाएगा, जहाँ पे वैसे ही उनसे काम नहीं कराते और फैसिलिटीज नहीं, तो उधर होती है जुविनाइल उल्टा। एक्ट है, जुविनाइल एक्ट का नाम है जेजे एक्ट। जेल जो है अच्छा। बच्चों की उसका नाम है बॉस्टन जेल। अच्छा। ठीक है, ये चलो कराया जो था मैंने बच्चे भी आपको। जुवेनाइल हाउस में रखते थे बच्चों को, पहले मैं कुछ ले हाँ लगा। हाँ, जुविनाइल एक्ट का नाम है, जेल का नाम वैसे बोल देते हैं जुविनाइल जेल, पर वैसे उसका लीगल नेम है बॉस्टन जेल, बच्चों की जेल। ओके। क्लियर हो गया बेटा? ये समझ आ गया आपको? यस, Yes, गुड। ma'am. इसी पेज पे बेटा इंडियन लॉ लिखा है, इंडियन लॉ में पहला केस लिखा है मोड़ी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। पढ़ लीजिए। Yes. A minor मैम कौन सा पेज है? executed, एक पॉइंट थर्टी मेरा एट पेज मिस हो गया। 38। a minor 30। executed a mortgage for rupees 20,000 and received rupees 8,000 from the mortgage.
The mortgage filed a suit for फाइल्ड फिल्ड हमारा वैसे ये वर्ड हमारा उसमें आता है ना, फिल्ड, FILL आता है उसमें। ये फाइल्ड लीगल वर्ड है, केस फाइल करना। filed a suit for recovery of his mortgage money. बस यहाँ तक ही। आगे कटा हुआ है आपका, ये है प्रॉपर? वो मैम पानी गिरा मैम हुआ कटा है। हुआ है पानी गिरा मेरा हुआ है, भी। ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट पेज। मैम, ये प्राइमरी काउंसिल है जो प्राइमरी काउंसिल, हेल्ड प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल हाईएस्ट कोर्ट ब्रिटेन के अंदर है हमारा। By Privy Council, the mortgage couldn't recover the mortgage money. More, could he have the minor's property sold under his mortgage? Reason, in minor's case, there never was and never could be any contract. आगे पढ़िए। Two situations: if minor goes to contract as plaintiff for cancellation. कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की जगह लिख लीजिए कोर्ट। इफ माइनर्स गो टू कोर्ट एज प्लेंटिफ फॉर द कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, The court may require him to restore such benefit as he have received under contract and to make any compensation to other party which justice may require. Where minor is a defendant, minor resists the enforcement is of a suit on the ground that he is incompetent to कॉन्ट्रैक्ट। contract. The court may ask him to restore such benefit to other party. अब इसको पोटा बहुत ध्यान से समझना है, इससे आपको वैसे भी माइनर्स का पूरा लॉ क्लियर हो जाएगा। समझिए इस चीज को। मोरी बीबी वर्सेस धर्मादास घोष के फैक्ट्स क्या थे? माइनर ने एग्जीक्यूट किया था एक मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या होता है? गहने रख देना, जमीन हमारी गहने रख देना। जैसे प्रॉपर्टी गिरवी लोन पे गिरवी रख रख दी देना। और हमने कुछ अमाउंट ले ली। क्या कह रहे हो आप? गिरवी रख देना। गिरवी रख देना, यस दैट इज अ बेटर वर्ड, गिरवी रख देना। कि जमीन मैंने गिरवी रख दी और मुझे किसी ने लोन अमाउंट दे दी। माइनर ने एग्जीक्यूट किया एक मॉर्टगेज, तो मॉर्टगेज की तो कोई वैल्यू नहीं हुई क्योंकि माइनर ने एग्जीक्यूट किया है ना, वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो माइनर ने एग्जीक्यूट किया एक मॉर्टगेज, कितने पैसों का? 20,000 रुपीज का, कि 20,000 रुपीज मुझे दे दो और मैं अपनी जगह तुम्हारे पास गिरवी रख देता हूँ, गहने रख देता हूँ। एंड रिसीव्ड, और उसने जो ऑपोजिट पार्टी थी, मॉर्टगेजर था, उसने उसको कितने पैसे दे दिए? 8,000 रुपीज दे दिया। ये लो एडवांस 8,000 ले लो, बाकी 12,000 मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। फैक्ट्स क्लियर हो गए या रिपीट करूं? Yes, मैम ma'am. बताओ। दोबारा रिपीट करूं? मानिक बेटा आपको क्लियर हो गए फैक्ट्स? Yes, ma'am. ओके जपेश आप सुन लो बेटा दोबारा। जपेश एक माइनर है जो 17 ईयर्स के हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए मानिक के पास जाते हैं। मानिक की आप मान लो इस टाइम पे एज है 25 ईयर्स, राइट? तो जपेश क्या कहते हैं मानिक को, ये ले मेरी प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रख ले और मुझे 20,000 रुपए दे दे। मानिक कहता अभी मेरे पास 8,000 है, 8,000 ले जा, बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? Yes. मतलब उसने पहले 20,000 की टोटल वर्ड्स थी लेकिन उसको 8,000 मिले। हाँ 8,000 मिले बेटा। ये देखो ना, केस बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना है। डेट यहाँ पे लिखी नहीं हुई पर इट इज अ वेरी ओल्ड केस। उस टाइम पे 20,000 रुपए आज के करोड़ों रुपए के बराबर थे। नहीं मैम वो तो समझ गया लेकिन वो इन द सेंस मेरे को कंफ्यूजन थी कि 20,000 मेरे को लगा उसने दिए और नहीं 8,000 ऊपर से मिले। नहीं नहीं, उसने एडवांस, उसने 20,000 का मॉर्टगेज इफेक्ट किया, उसमें से एडवांस अभी 8,000 लेके चले गया। ओके। मैटर वेंट, दिस मैटर वेंट टू द कोर्ट, मैटर वेंट टू द हाँ जी। कोर्ट। मोरी धर्मोदास घोष वेंट टू द कोर्ट। वो कहता कि अब मैं क्या करूं भाई, क्या करूं? ये तो भाई ना, ये प्रॉपर्टी जो इसने गिरवी रखी थी वो तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, ये तो माइनर है। और जो मेरे 20,000 हैं कम से कम मेरे, वो तो वापस आए। 20,000 में से जो 8,000 दिए हैं वो तो वापस आए। तो प्रीवी काउंसिल के पास ये मैटर ले गया, क्योंकि मैंने आपको बताया उस टाइम पे 8,000 या 20,000 करोड़ों रुपए के बराबर थे, इसलिए उसने इतने पैसे खर्चे। प्रीवी काउंसिल में गया ब्रिटेन के अंदर। ऐसा। प्रीवी काउंसिल ने इसमें हेल्ड किया जो मॉर्टगेजी है वो यहाँ पे पैसे रिकवर नहीं कर सकता, ना ही वो जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसको बेच सकता है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज वॉइड ab initio। वर्ल्ड अब क्वेश्चन सिर्फ उठा, एक। क्या ये जो 8,000 रुपए गए थे ये वापस मिलेंगे? अगर तो हम Yes. बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके रिलेटेड साइलेंट है।
एक हमारे पास एक हम्म, लॉ है जिसका नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमारी रिस्टोरेशन में हेल्प करता है, उसका केस हमें साथ में फाइल करना पड़ता है। उसमें जब हम केस फाइल करते हैं उसमें हमें 8,000 रुपए वापस मिल जाते हैं। क्लियर हो गया ये ओके, पॉइंट? Yes. यस सर। एक्चुअली में रूल ये है, पर धर्मोदास घोष के केस में क्या हुआ था, जब ये पर्सन था ना धर्मोदास घोष, हाँ जी, सॉरी ये वाले केस में, धर्मोदास घोष वाले केस में, ये जो पर्सन था ना, जो मॉर्टगेजर था, मॉर्टगेजी था, हाँ बाई जी, चांस इसको पता था वो बच्चा जो है वो माइनर है, हाँ जी। ये भी उसके साथ गेम खेल रहा था कि मैं 8,000 ओके, इसको दे देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी रख लूंगा, ब्याज खाता रहूंगा, और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी बाद में मेरे नाम हो जाएगी। तो कोर्ट के अंदर लालच जब भी है। उन्होंने पूरी फैक्ट स्टडी की, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, चीफ हुआ, क्रॉस हुआ, तो क्रॉस में ये बात निकल के आ गई इनडायरेक्टली कि जब इसने पैसे दिए थे तब इसको पता था ही इज डीलिंग विद द माइनर। हाँ जी, तो एज अ रिजल्ट कोर्ट ने स्पेसिफिकली इस केस में, प्रीवी काउंसिल के इस डिसीजन में, उन्होंने 8,000 रुपए भी वापस नहीं करने दिए थे माइनर को, उसने कहा था रख लो। क्लियर? अच्छा। हाँ, बट अब जितने भी केसेस हैं जहां पे आपको नहीं पता वो माइनर है और माइनर ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया, उस केस में अब आपको रेस्टिट्यूशन मिल जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? ओके, Yes, मतलब ma'am. लालच बुरी बला, हाँ जी। लालच बुरी बला। लालच बुरी, बड़ा कोई किसी के साथ फ्रॉड करना गलत है ना, ये भी तो माइनर के हम्म, साथ फ्रॉड कर रहा था। ठीक हो गया जी मानिक बेटा? क्लियर है समझ था। आपको? Yes. अब बेटा थोड़ी सी प्रोविजन है हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, टू सिचुएशंस जो है इसके अंदर मैंने लिखा है कंपनसेशन अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है इस पॉइंट पे? ये कहता है जहां पे माइनर हमारा धोखेबाज है, राइट? माइनर ने पहले अपनी माइनॉरिटी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो खुद ही जा रहा है कोर्ट में एज अ प्लेंटिफ कि सर जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब मैं माइनर था, प्लीज अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। तो जहां पे माइनर हम्म, खुद ही जा रहा है इन द कोर्ट एज प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब खुद ही केस फाइल कर रहा है कि सर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब मैं माइनर था, प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। इस टाइम पे कोर्ट उसको फिर टेढ़ी नजरों से देखेगा कि भाई तू ज्यादा चालाक बन रहा है, हम तेरे गार्डियन बन रहे हैं अब तो तू ऊपर से गुंडागर्दी कर रहा है होता है ना, बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं, फिर ऐसे ही शैतानी करते हैं कई बार मम्मी पापा को, फिर उसको अच्छी तरह से स्टर्न होके सबक सुबक सिखाना पड़ता है। यस तो मैम। वैसे तो कोर्ट माइनर का गार्डियन है, पर अब माइनर ने खुद ही धोखा दिया और फिर बाद में कोर्ट के पास चले गए एज अ प्लेंटिफ। अब कोर्ट यहाँ पे स्ट्रिक्टली डील करेगा उस माइनर के साथ। ठीक है बेटा, यहाँ पे गुरनूर ने जो ये पढ़ा है, इफ अ माइनर गोज टू द कोर्ट एज प्लेंटिफ फॉर द कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में रिक्वायर हिम टू रिस्टोर, कोर्ट उसको रिस्टोरेशन भी कहेगा, भाई 8,000 रुपए वापस भी कर, प्लस कोर्ट उसके ऊपर कंपनसेशन, उसको फिर थप्पड़ थप्पड़ लगाने की जगह, क्योंकि सिविल लॉ है ना, तो हम उसको कंपनसेशन भी ऑर्डर करेंगे कि तुम ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो तो कंपनसेशन भी दो प्लस रिस्टोरेशन भी दो। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। मानी क्लियर है बेटा? Yes. मैम एक डाउट है मेरा। मानी को क्लियर है? पहले मुझे ये कंफर्म करने दो। Yes, ma'am. हाँ जी, जो पेश आपका डाउट बेटा। मैम जिसमें इंस्टेंस आपने बोला कि स्पेशल जो सा स्पेशल रिलीफ एक्ट है उसमें अगर पता हो कि माइनर है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलती। तो इस केस में सिर्फ अगर उसको पता है कि जैसे प्लेंटिफ अगर आ गया, प्लेंटिफ ने केस कर दिया कि कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन माइनर कौन सा डिफेंडेंट है उसको पता है कि माइनर था वो जिसको उसने पैसे दिए, तो इसमें कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देगा। बेटा आपका ना नेटवर्क कटा है, थोड़ा आराम से बताओ एक बारी। एक बारी मैं टॉपिक खत्म कर लूँ, आप दोबारा क्वेश्चन पूछना। मैं क्वेश्चन में भूल जाऊँ। अच्छा पूछो। मैम जैसे आपने ये बताया ना स्पेशल रिलीफ एक्ट में रिस्टोरेशन कैंसिल हो जाती है अगर इंसान को पता है कि वो माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को कंबाइन करके रिस्टोरेशन खत्म हो हाँ जाएगी। जी, अब ठीक है। जैसे इसमें है कि इसमें अगर माइनर जो है खुद कोर्ट में जाके केस कर रहा है और लेकिन जौन सा उसका डिफेंडेंट है उसको पता है कि वो माइनर था जिसने उसको पैसे दिए, तो वो रिस्टोरेशन होगी कि नहीं होगी? हाँ, फिर रिस्टोरेशन नहीं होगी, फिर सिर्फ कंपनसेशन हो जाएगी। ओके भाई यही सुना था। हाँ, बाकी कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड करता है, इट इज इंटायरली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, लॉ में एज सच कुछ नहीं लिखा इस पॉइंट के ऊपर।
जो ओके वैसे जो हम इसको डिड्यूस करके निकाल रहे हैं वो मैं यही निकाल पा रही हूँ कि जहां पे उसको पता था मेजर पर्सन को द अदर पर्सन इज अ माइनर, तो वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं थी, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। माइनर भी ज्यादा चालाक बन रहा है तो कंपनसेशन मिलेगी, ऑर्डर ओके हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट पार्ट, साइड, राइट हैंड साइड। जहां पे माइनर डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट का क्या मतलब है? केस किसने फाइल किया है? दूसरे पर्सन ने, जो मेजर है उसने केस फाइल किया है कि इस पर्सन ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जब किया, ये माइनर था और इसने मेरे से एडवांस ले लिया 20,000 रुपए, अब इसको मुझे वापस कर दो। और हम एज्यूम करके चलेंगे इस सिचुएशन में उसको नहीं पता था जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि द अदर पर्सन इज अ माइनर। यस मैम अब इस केस में नॉर्मल लॉ लग जाएगा, हमारी डिस्टोरेशन हो जाएगी। ओके क्लियर? क्लियर, 20,000 आपके वापस मिल जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, ma'am. नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 40, बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। कई जगह होते हैं ना बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अब ये वाला, आप कोचिंग ले रहे हो मेरे से, Yes. आप मुझे फीस नहीं देते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब हम समझ बात बोलो अगर आप मुझे फीस पे ना करो, कोचिंग लेके चले जाओ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? केस ही करोगे आप तो माइनर हो। हाय हाय यार मैम आप पढ़ाने से मना कर दोगे हाँ जी गुरनूर, आपका आंसर बेटा? फिर मैम आप हमारे घर पे कॉल करोगे? ठीक है, मानिका आपका? वही मैम ये तो गार्डियन एक पे बात करेगा। है जोन सा पढ़े चाहे हमें लेकिन पेरेंट्स देते हैं जोन से है वो फीस तो पेरेंट्स पे केस करोगे कि आपने फीस नहीं दी आपको बच्चे में से पढ़ के गया मैं वही समझाने लगी हूँ अभी, ये टॉपिक समझा के फिर आपसे आंसर लेती हूँ दोबारा। देखिए बेटा, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कराते हैं उसके, जैसे उसको स्कूल में डालना, उसको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डालना, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना, कहीं भी है किसी हॉस्पिटल में जाना। तो ये सारी चीजें जरूरी है ना, अदरवाइज उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। यस मैम तो ये कमर्शियल फॉर्म में तो चलो है ही है, पर दीज आर सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, विच आर फॉर द बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द माइनर। सिमिलरली जो माइनर है छोटी छोटी चीजें मार्केट से लेके आता है, पेस्ट, ब्रश, चिप्स का पैकेट, चिप्स भी खाने आजकल जरूरी है बच्चों के लिए, चिप्स, चॉकलेट, खाने पीने का सामान आप लोग लेते हो, ठीक है? फिर आप थोड़ी बहुत ही जैसे आउटिंग, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग में चले जाते हो, ये सारी चीजें। सो ये चीजें क्या है, ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसको हम किस कैटेगरी में मानते हैं? बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट यस बेटा? मैम क्लियर है बेटा? इस केस में अगर माइनर पैसे नहीं देता, बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर माइनर पैसे नहीं देता, देन हम इसकी जो रीइंबर्समेंट है हम उसकी प्रॉपर्टी में से कर सकते हैं। क्लियर? Yes. हम माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते इस केस में भी, हम जो मैम एक मिनट रीइंबर्समेंट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी में से करेंगे। तभी गुरनूर कह रही है तो आप घर फोन कर दोगे, हम क्योंकि घर दोबारा वाले ही हैं बोलना जो आपकी आवाज कट गार्डियन है गई आपके। घर वाले ही हैं आपके गार्डियन, घर वाले ही हैं जिनके जो आपको प्रॉपर्टी राइट्स दे रहे हैं। तो रीइंबर्समेंट प्रॉपर्टी में से हो सकती है, माइनर को हम पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। क्लियर हेलो होएगा मैम बेटा? मैम एक मिनट दोबारा बोलना आपकी आवाज कट गई थी बीच में मेरे को समझ नहीं आया लास्ट का ओके पॉइंट समझ नहीं आया था बेटा, ये सारी चीजें, एजुकेशन लेना, कोई मार्केटिंग करना, छोटी छोटी जो माइनर अपनी नेसेसरीज के लिए कर रहे हैं, उस केसेस में माइनर जो है उसकी अगर वो पेमेंट नहीं देता, तब भी हम माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। हम उस केस में जो रीइंबर्समेंट है वो किससे लेंगे? उसकी प्रॉपर्टी में से लेंगे। तभी घर ओके वालों को कॉल वगैरह जाती है, क्योंकि वो गार्डियंस है। क्लियर और है? अगर मैं प्रॉपर्टी ना हुई तो जैसे आपने पहले ही बोला था तो ठन ठन गोपाल। अच्छा अभी हमारी पहले बताना चाहिए था सरकारी इन स्कूल, चीजों को सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट फंडिंग। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, आप लोगों ने आंसर देना है मुझे। यस यस, मानी क्वेश्चन है बेटा। एक लड़की थी who was around 12 years of age. She was working as a child artist in some movie. तो वो वर्क हाँ कर रही थी जी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन सम मूवी। बाद में उसको कहीं और रोल मिल गया, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ही करना था, और उसके फादर ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया कि आप मेरी बेटी को, मेरी बेटी आपके वहां काम करेगी, आप उसके महीने का इतने पैसे दे देना। राइट? बाद में मूवी बनी या नहीं बनी वो तो पता नहीं। वो बच्ची को काम नहीं दिया उन्होंने, काम नहीं दिया, वो बच्ची घर बैठी रही।
फादर क्या सू कर सकता है उनको कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी बच्ची को काम दोगे और आपने काम नहीं दिया, मेरी बेटी ने कहीं और काम भी नहीं किया, तो आप हमें इतने पैसे वापस करो। यस मैम, कर सकता है, बिकॉज बच्ची का गार्डियन हुआ है, बच्ची के केसेस वही लड़ेगा। यस गुरनूर, आपका आंसर बेटा। मैम नो। नो। मानिक। कर सकता है। कर सकता है। चलिए बेटा केस पढ़िए, राज रानी वर्सेस प्रेम अदीप। गुरनूर रीड कीजिए और बाकी लोग उसके बाद मुझे आंसर दीजिएगा। मैम एक मिनट, Father कहाँ है of मिल पेज नंबर 40। father of Rajrani Minor entered into contract on her behalf of Prem Adib, a film producer. Rajrani was to act as a film actress on payment of certain amount. Rajrani was not given any work. Rajrani sued producer for breach of contract. Held neither Rajrani nor father could sue on it. If it was contract with minor, it's null. If with father, it's a contract without consideration. यस। सो एनीवन हु कैन टेल मैम मी द आंसर व्हाई इट इज सो? आंसर क्यों है ऐसा? वही मेरे को भी विदाउट कंसिडरेशन वाला समझ नहीं आया कि विदाउट अच्छा, कंसिडरेशन क्यों हुआ। मानिक आपको समझ आया बेटा ये पॉइंट? यस। अच्छा बताओ क्या रीजन था? क्योंकि अगर वो मान लेते कि जो चाइल्ड आर्टिस्ट थी उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो तो वॉइड एब इनिशियो ही हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। और अगर यस। उसके फादर के साथ भी था तो भी उसमें कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं थी, क्योंकि पे तो चाइल्ड आर्टिस्ट को कर रहे थे, तो दोनों ही यस। वॉइड हो गए। बॉयड हो गई। बेटा बच्चों को ना लॉ अलाउ करता है, लॉ तो उनका गार्डियन बनता है माइनॉरिटी के टाइम पे, तभी इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन देता है लॉ। बच्चों को तो लॉ कहता है कि दिस इज द टाइम आप पढ़ो लिखो अच्छी जिंदगी जियो, तभी उनको बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स ये सारी चीजों में अलाउ करता है। यहाँ पे तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? एक चाइल्ड आर्टिस्ट को उसकी पढ़ाई पूरी छुड़ा के तुम जॉब पे लगा दो। एक छोटे बच्चे को जॉब पे लगाने का कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर बच्चे के नाम पे भी हो इट इज वॉइड एब इनिशियो, अगर माइनर के गार्डियन के नाम पे भी हो तब भी इट इज नॉट अलाउड। तो अगर कल को वो फुलफिल नहीं हुआ या कुछ भी है यू कैन नॉट सू। तो चाइल्ड आर्टिस्ट वगैरह जितने भी मूवीज में थिएटर्स में काम कर रहे हैं, कल को अगर फिल्म प्रोड्यूसर वगैरह उनको पैसे ना दें तो उनकी फैमिली सू नहीं कर सकती। क्लियर हो गया बेटा? इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि दैट इज द एज, वही तो नेक्स्ट जनरेशन की एज है जिसमें वो बहुत सारी लाइफ जीते हैं, खुश रहते हैं। उसके बाद तो धक्के ही हैं। क्लियर हो गया? Yes, क्लियर है बेटा? ma'am. गुंडूर क्लियर है? Yes. यस मैम। यस। नेक्स्ट पेज पे आइए। नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में हमारा क्वेश्चन भी आता ही है। यस गुंडूर रीड करो बेटा। Can a minor be partner in partnership form? A minor can't be a partner, but he can be admitted to benefits of partnership. No personal liability. He is liable only to the extent of liability. प्रॉपर्टी या एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। देखो बेटा एक मिनट माइंड में आपको डाउट लेते हैं, एक मिनट ये समझ लीजिए। बेटा हम लोग ना छोटी छोटी पार्टनरशिप बिजनेसेस खोलते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए उस पार्टनरशिप बिजनेस का कई बार बेनिफिट अपने छोटे बच्चों को भी दे देते हैं कि इसको इतना हिस्सा जाएगा, इसको इतने पैसे जाएंगे। अब अगर कोई माइनर है, उसके फादर की डेथ हो गई है या फादर की डेथ नहीं भी हुई, उसको हमने मेंबर बनाया है पार्टनर फर्म का, तो वो डायरेक्ट तो मेंबर बन ही नहीं सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसकी जो एडिशन होगी वो किस तरीके से होगी? टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, कि कल को अगर ये फर्म 1 करोड़ रुपया कमा रही है उसमें से 5 लाख 10 लाख इस बच्चे को चले जाएगा उसकी बेनिफिट के लिए। नंबर 2, कल को सपोज उस कंपनी उस फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गया, वो उसकी धज्जियां उड़ गई, बैंक करप्ट हो गई, अब भी माइनर की कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो उसको पार्टनर बनाया फर्म का। अब भी अगर हमने कोई हिस्सा काटना है, लायबिलिटी डालनी है, तो उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा काटेंगे, माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये मतलब पॉइंट? मैंने की प्रॉपर्टी में से नहीं कुछ जाएगा अगर Yes. लॉस हुआ तो। हाँ, माइनर की प्रॉपर्टी चल जाएगी, माइनर को पर्सनली कुछ नहीं होगा। हाँ जी मानिक, व्हाट वाज योर डाउट बेटा? जो लास्ट एग्जांपल हमने करी थी वो चाइल्ड आर्टिस्ट वाली, पर उसमें तो कंस्ट्रक्टिव वो कंसिडरेशन नहीं थी, मूव कर रही थी थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी किसको मूव कर रही थी? हम्म, बेटा कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन भी उसके बेनिफिट के लिए मूव करती है ना, जो मैंने पीछे पढ़ा उसकी शादी कर दी थी, है ना, बीटल बॉक्स एक्सपेंसेस वाला केस था जिसमें फादर इन लॉ और फादर ने मिलकर शादी कर दी थी, वहां पे वो बच्चे के हाथ में कुछ नहीं था तो उसलिए उसको वो दे रहे थे कुछ पैसे दे रहे थे बीटल बॉक्स एक्सपेंसेस में खर्चा पानी निकालने के लिए, राइट?
तो वहां पे उसका कोई ऐसा नहीं था। यहाँ पे तो इंडिया के अंदर हम अगर चाइल्ड आर्टिस्ट के केस में कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन डाल देंगे, वो तो मुश्किल हो जाएगा केस। फिर तो सारे लोग बच्चे अपना काम छोड़ के सारे चाइल्ड आर्टिस्ट बन जाएंगे, चाइल्ड लेबर बन जाएंगे। इथॉस देखना मैं बहुत पड़ेगा। भी डाउट क्लियर हुआ या नहीं आपका मानिक? Yes, ma'am, clear या है। एक दो और एक्सप्लेन करो? हो ओके, गया। अब आपका जिपेश डाउट बेटा। मैम जैसे अभी आपने बोला ना कि कंपनी लॉस में चल रहा है, तो जो सा माइनर है उसकी प्रॉपर्टी जौन सी है, वो प्रॉपर्टी में कोई जो समझ नहीं प्रॉपर्टी आया जैसे। कंपनी में लगी है, फर्म में लगी है, अच्छा। फर्म में लगी है, अच्छा, पार्टनरशिप जो फर्म में शेयर लगी लगा उसका, मतलब जैसे है। उसकी हाँ, चार जो शेयर प्रॉपर्टी है जिसमें उसका। से हाँ, उसमें से जो हिस्सा काटना है काट लो, पर उसको पर्सनली लायबल आप नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर उसके पास चार प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल दो उसने कंपनी में लगा दी, तो उस लॉस में दो कंपनियां जाएंगी, लेकिन जो जिसने जो नहीं लगाई वो बची रहेगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है ना बेटा, ही इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके। एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, बस उसकी प्रॉपर्टी जो उसने फर्म में लगाई है उसमें से वो हो जाएगी। वैसे पार्टनरशिप के केस में हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स कि आपके घर के बर्तन भी बिक सकते हैं कल को, आपके पार्टनरशिप फर्म को मुश्किलात आ गई कोई। जरूरी नहीं है जितना वैसे पैसा आपने उसमें लगाया वो ही जाएगा, बाकी आपके घर का वो सामान, तो आपका घर भी चले माइनर को जाता। हो गया ना। बट सिर्फ माइनर हमने की कुछ माइनर और को तो नहीं। प्रोटेक्शन दिया है। यस। क्लियर है बेटा? समझ आ गया ये पॉइंट? हाँ जी, नेक्स्ट आ गया यस बेटा, मैम। रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। पढ़िए बेटा गुरनूर। A person can't on attaining majority ratify an agreement made by him during minority. Ratification relates back to date of making contract which was not them void can't be made valued by subsequent ratification. वैलिड बाय सब्सिक्वेंट। बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक माइनर था, उसने एग्रीमेंट कर लिया जब वो 17 साल का था। सपोज करो अब हमने जपेश के साथ एग्रीमेंट कर लिया, जपेश 17 साल के हैं। कल को जपेश जब 18 साल का हो जाता है तो मैं जपेश को कहूंगी भाई जो तूने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था अब तो तुम 18 साल के हो, तो उसको वैलिड मान लो। द आंसर इज नो, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट जब हुआ था तभी वॉइड एब इनिशियो था। अब मानिक या जपेश 18 साल के हो के उस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकते, उसको यस नहीं कर सकते, वो वॉइड ही और रहेगा। क्लियर बेटा? उसको रिन्यू करना पड़ेगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, रीन्यू नहीं हो सकता। वही। रेटिफिकेशन, रीन्यू, ये सारे ऑलमोस्ट ब्रदर सिस्टर्स हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। हाँ, गुरनूर रीड कर लीजिए नेक्स्ट। Ratification relates back to date of making contract which was then void can't be made valid by subsequent ratification. हम्म, आगे पढ़िए। कैन अ पर्सन मेक अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, जो जपेश अभी कह रहे थे। Yes, a new contract will be required. A fresh consideration case Suraj Narayan versus Sukho Ahio Air AIR 1928 all. एआईआर की फुल फॉर्म मैंने बताई थी ना पेपर में, अगर आगे तो लिख लेना, ऑल इंडिया ऑल रिपोर्टर्स। इंडिया रेडियो। ठीक है रेडियो ना, नहीं, रिपोर्टर्स। सॉरी सॉरी रिपोर्टर्स। रिपोर्टर्स, हाँ जी। पढ़िए आगे। A person borrowed some money during minority, then made fresh promise after attaining majority to pay some plus interest there too. आगे। हेल्ड कंसिडरेशन ड्यूरिंग माइनॉरिटी नॉट वैलिड। तो अगर आपने फ्रेश प्रॉमिस भी करना है तो फ्रेश प्रॉमिस में फ्रेश कंसिडरेशन भी आएगी, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड एब इनिशियो। क्लियर हो गया बेटा? Yes. ओके, नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये रीड कर लो, ये तो समझा ही दिया मैंने आपको। A person of unsound mind, void, incapable of understanding nature of contract, uh, lunatic, a person who is usually of sound mind, occasionally of unsound mind. Good example, a saved man, delirious from fever, a person who is drunk, a patient is lunatic asylum, who is at interval of sound mind, may contract during those intervals. क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर है सारा टॉपिक? मैं क्वेश्चन सुन रही हूँ, अब आप लोगों से आंसर देंगे मुझे सारे। यस मानिक, विच सेक्शन टेल्स अबाउट द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? Section 10. ओके, यस जपेश, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट?
Ma'am, which is of sound mind, which is of majority, Then which is not disqualified by, which is any not law. disqualified by the any law for the ठीक for है. which the contract. Yes. Gurnoor, uh, Yes, ma'am. what is the nature of minors agreement? Indian contract is silent to. Indian contract is silent at it. Okay. Manik, which case law tells that the minors agreement is void ab initio? Mohri BB case. Okay. Japesh, can there be an estoppel against the minor? No, ma'am. Okay. Gurnoor, are minors liable under Contract Act? No. Oh, yeah. No. No. यही कर रहे हैं हम. हाँ जी. मानिक, are minors liable under law of torts? Yes, ma'am. Japesh, are minors liable under BNS? यस मैम, लेकिन वो डिपेंड करता है कि एज क्या होती है, बिकॉज 7 के नीचे लाइबल नहीं होते. 7 to 12 डिपेंड की उनको पता है कि वो कर क्या रहे हैं, एंड आफ्टर 12 दे आर लाइबल. Okay, clear. Yes, Gunur, what do you mean by doctrine of restoration or doctrine of restitution? If minor was unjustly enriched himself, equity demands that such goods or properties be restored. Okay. Yes, Manik, who gave the decision in Mori BB versus Thermodas Post? Which court gave this decision? Privy Council. Yes, Gurnur, in case of beneficial contracts, like contracts which are related to education, to the necessary suited to the minor's condition in life, how can we get reimbursement? Personally or from the property of the minor? From property of minor. Okay. Yes, Dipesh, what is the status in case of a child artist with whom a promise was done that he will get the role in a movie and get some money, but no work was associated to him? Can he sue? मैम, मैम नो शी कांट सी बिकॉज a contract with the minor is a contract with the minor is void ab initio, and if the guardian makes the contract, that is also without any consideration because the payment will given to the minor. Because no, because as regard, okay. Manik, can a minor be a partner in a partnership firm? Yes, ma'am. He can be a partner, but only to the benefits of the company. बेटा इसको मॉडिफाई करिए, पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में मेंबर बन सकता है. Okay. आप तो कॉमर्स वाले हैं, Yes, ma'am. आप डिफरेंस समझ सकते हैं इस चीज का, Yes, कि जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ उसको बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में एक मेंबरशिप दी जाएगी. ma'am. ठीक हो गया बेटा? Yes, Japesh. Can the minor be personally liable in case the partnership firm gets bankrupt? No, ma'am. Okay. What will be liable? Ma'am, the property that is on the state that he has invested in the company. Yes, beta. Yes, Gunur. Can a minor rectify his agreement on attaining majority, sorry? No. Okay. Can he do new contract? Yes. ओके राइट, क्लियर है बेटा. तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें कंसिडरेशन होगी, अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो अलाउड नहीं है. यस बेटा. मानिक, व्हाट हैपेंस टू अ lunatic who makes a contract while he was of sound mind? Is the contract valid? Yes, ma'am. And if he's of unsound mind, Japesh, then is the contract valid? No, इन केस ma'am. ऑफ ल्यूनेटिक. ओके. तो देखेंगे उस टाइम पे दौरे पड़ रहे हैं या नहीं, फिट्स पड़ रहे हैं या नहीं, उस हिसाब से ही चलेगा. क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, ma'am. No, टॉपिक ma'am. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आ जाइए हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फैक्टर्स विशिएटिंग कंसेंट. यस, अभी मैंने मॉर्निंग में आपको एक क्लास में एक टॉपिक कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी सारी दान में दे दी, जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल दिया था राधा स्वामी सत्संग भवन में, अगर नेक्स्ट डे उनका जो मालिक है वो सुबह उठ के कहे कि मेरे से गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या किया, और वो उस चीज को कैंसल आउट करा सकता है. किया था ना?
Yes. और मैंने क्या कहा था कि वो क्या प्लीड करेगा कोर्ट में कि जो मेरी कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, कुछ मेरे माइंड के साथ प्ले किया गया या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया जिसके कारण मेरे साथ ये साइन हुआ। तो यही कहेगा वो कोर्ट में, और कोर्ट चेक करेगा कि हाँ ये ठीक है या नहीं, और उस बेसिस पे उसकी जो प्रॉपर्टी की डील है उसको कैंसिल कर देगा। क्लियर है बेटा? Yes, आपने ma'am. कराया था ना मॉर्निंग में। दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें हमारी कंसेंट क्या हो जाती है, विशेट। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे अब कौन कौन से केसेस में हमारी कंसेंट विशेटेड कंसेंट हो जाएगी। राइट? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? क्या होती है फ्री कंसेंट? इच्छा, फ्री इच्छा कौन सी होती है मानिक? मैम जो हॉस्टल Without बाहर जिसमें वीडियो undue रहे। influence. हाँ जी। Without any undue influence or हाँ, जो coercion. फ्री होती है, जिसके ऊपर कोई जबरदस्ती ना हो, कोई कुछ ना हो, दैट इज अ फ्री कंसेंट। लॉ के अंदर फ्री कंसेंट की डेफिनेशन नहीं दी गई। जो लॉ के अंदर डेफिनेशन दी गई है वो नेगेटिव डेफिनेशन है, जहां पे लॉ बताता है इन केसेस में आपकी कंसेंट फ्री नहीं होगी। जैसे उन्होंने बताया सेक्शन 15 में कोवर्जन है, कोवर्जन के केस में आपकी कंसेंट फ्री नहीं होगी। 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस है, उस केस में भी कंसेंट फ्री नहीं होगी। 17 में फ्रॉड है, उसमें भी कंसेंट फ्री नहीं होगी। 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन है, उस केसेस में भी आपकी कंसेंट फ्री नहीं होगी। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? Yes, ma'am. अब कोर्जन क्या होता है? कोर्जन का जो दूसरा नाम होता है ड्यूरिस। कोर्जन का दूसरा नाम क्या होता है? ड्यूरिस। तो वर्ड ही कह रहा है डरा देना, धमका देना, कोर्स कर देना किसी को। लॉ का तो फेवरेट वर्ड है ये। अब लेट अस सपोज जपेश जाते हैं अपने किसी फ्रेंड के घर, और जपेश उसके सिर पे बंदूक लगा देते हैं, और जपेश बोलते हैं जो भी तेरे नाम प्रॉपर्टी है वो सारी मेरे नाम कर। और वो डर के मारे साइन करके वो अपना डॉक्यूमेंट जपेश के हाथ में दे देता है। तो जपेश ने क्या किया इसमें? मैम अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्जन। जपेश ने इसमें कंसेंट में क्या क्लियर किया हो है? गया उसका। कोर्जन। तो जब भी हम किसी को डरा धमका के, कोई गोली रख के, गन रख के उससे कोई काम करा रहे हैं या किसी तरीके से डरा रहे हैं जिसमें वो बंदे का दिमाग चलना बंद हो गया है, और वो कह रहा है डर के मारे ले लो जो भी है ले लो, उसको हम क्या कहेंगे? उस चीज को, डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे? ये डॉक्यूमेंट या ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है ये किस तरीके से हुई है? बाय कोवर्शन। क्लियर हो गया बेटा? यस मानी, यस क्लियर हो मैम। गया बेटा? Yes, ma'am. गुरनूर क्लियर है? Yes, ma'am. रीड करो कोवर्जन। A threatens to shoot B if B doesn't agree to sell his property to A at started price. B's स्टेटेड प्राइस। consent is stated price. B's consent is obtained by coercion. हाँ, तो जैसे किसी की बहुत महंगा रेस्टोरेंट है, आप चाहते हो आप उसको खरीद लो, वो नहीं बेच रहा, आप पहले उसको अमाउंट ऑफर कर रहे हो, ये ले ज्यादा पैसे ले ले, वो नहीं बेच रहा, अब आपने गुंडे भेज दिए उसके घर, देता है या नहीं? ये ले इतने ही पैसे मिलेंगे, वो कहेगा इतने क्या, इससे भी कम दे दो, मुझे छोड़ दो अभी, मेरी वाइफ के सिर से बंदूक हटाओ, मेरे बच्चों के हटाओ। तो आज जो मैंने साइन करके दे दिया, कल को मैं पुलिस प्रोटेक्शन लेके कोर्ट के पास जा सकती हूँ कि सर उसने जो मेरे से डॉक्यूमेंट साइन कराया था वो जबरदस्ती कराया था। Yes. हाँ जी मैम। यस, जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोर्सन। तो क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. बेटा 44 पेज पे डिटेल में लिखा हुआ है कोवर्जन, रीड करेंगे। Uh, 144। नहीं consent नहीं, is 44, 43 के बाद 44 जो नेक्स्ट पेज है उसके साथ उसको। Consent is caused by coercion, by committing or threatening to commit any act forbidden by IPC. Example, threat to commit थ्रेटनिंग। suicide. हाँ, तो बीएनएस के अंदर कोई भी चीज जो हमारी इस तरह की आ जाती है क्राइम के अंदर आती है। अगर आप थ्रेटन कर रहे हो कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा या गोली लेके आ गए मारने के लिए, कोई भी चीज जो बीएनएस के अंदर अलाउड नहीं है, वो सारी चीजें आप करके किसी से डॉक्यूमेंट साइन करा लोगे या किसी से कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले लोगे, दैट विल बी कोवर्जन। यस। Strike is not coercion, it is a lawful weapon. यस यस। Unlawfully अब सपोज कीजिए बेटा मैंने अपने सिर पे ही बंदूक रख ली, सपोज मैंने अपने सिर पे बंदूक रख ली और मैं अपनी मम्मा को या अपने पापा को बोल रही हूँ देखा मैं अपने सिर पे बंदूक लेके खड़ी हूँ, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मम्मी पापा ने डर के नाम पे करती। कल को मम्मी पापा वो कोर्ट में चले गए कि बच्चे ने हमें डराया धमकाया था, तो कोर्ट क्या उनकी हाँ बात जी सुनेगा? सुनेगा मैम, बिकॉज ब्लैकमेलिंग से हुआ है। हाँ जी मानिक सुनेगा? Yes, ma'am. गुरनूर सुनेगा? Yes, ma'am.
क्यों सुनेगा? क्योंकि थ्रेट टू सुसाइड, ये कहना कि मैं अपनी सुसाइड कर रही हूँ, क्या बहुत सारे केसेस हैं इसमें, आप डिटेल में रीड करोगे तो उसमें एक केस था, उसके अंदर उनके बड़े बेटे ने अपने सिर पे बंदूक रख ली थी कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, बाकी बच्चों को ना दो। तो वो भी चीज कोर्ट ने कहा कि दिस इज कोवर्जन, इट इज नॉट अलाउड। क्लियर है बेटा? तो कोवर्जन कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि किसी और के सिर पे बंदूक रखिए, अपने सिर पे भी अगर आप बंदूक रख दोगे दैट विल बी कोवर्जन, राइट? और अगर मैं स्ट्राइक पे बैठ जाऊं, अनशन पे बैठ जाऊं, मैं अपने मम्मी वो पापा को तो राइट है कहूँ आज आपका। से मैं भूख प्यास बंद, मैं गेट के बाहर बैठी हूँ, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, 5 दिन हो गए मुझे बैठे को। अब क्या मैंने मम्मी पापा को कोवर्स किया है? नहीं, उनकी अपनी मर्जी हुई, फोर्स करना होता तो आप 4 दिन से हाँ, तो बैठते। मैंने डराया, बीएनएस के अंदर तो उनको नहीं धमाया धमकाया। ठीक है, तो स्ट्राइक तो एक लॉफुल वेपन है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। तो स्ट्राइक के केस में उस चीज को हम कोवर्जन नहीं मानेंगे, बाकी सारी केसेस में हम उसको कोवर्जन मानेंगे। क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. मानी क्लियर है बेटा? राइट। अब गुरनूर के पास एक बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज थी, उसके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव ये थी क्योंकि उसके कोई लेट रिलेटिव थी, उनकी थी, लेट अस सपोज। अब मुझे पता है गुरनूर के लिए उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बाकियों के लिए तो नहीं है, गुरनूर के लिए उस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है। मैं उसको डिटेन करके अपने पास रख लेती हूँ, मैं पकड़ लेती हूँ उस चीज को। मैं कहती हूँ गुरनूर, इसको मैं पानी में फेंक दूंगी, जला दूंगी, अगर तुम चाहती हो मैं नहीं जलाऊं तो आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। तो अब क्या, अभी एक वर्जन है? यस मैम। मानिक आपका आंसर, गुरनूर आपका आंसर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्योंकि देखो इसके सेकंड कैटेगरी में लिखा है अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। वो ना थ्री इडियट्स मूवी देखी हुई है आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. उसके अंदर ना एक सीन आता है, वो ना हाँ, वो सकते हैं जो सज्जन, लास्ट अस्थियां होती हैं वो उसमें टॉयलेट में आते हैं। मटकी में, तो वो कहते हैं हम मटकी फेंक रहे हैं, अंकल जी को फेंक रहे हैं, नहीं तो हमें बताओ कहाँ है। तो वो भी उन्होंने क्या किया था, कोवर्जन। क्लियर? Yes. देखी होगी आप सबने थ्री इडियट्स। यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? कोवर्जन जो है हमारा इंडियन लॉ में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कोवर्जन, और इंग्लिश लॉ में इसका वर्ड यूज करते हैं ड्यूरिस। कई बार हमें एंटोनिम्स या सिनोनिम्स में आ जाता है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इंग्लिश लॉ में इसका नाम है ड्यूरिस, और इंग्लिश इंडियन लॉ में इसका नेम क्या है, कोवर्जन। क्लियर है बेटा? गुडनू रीड कर लो बेटा पूरा कोवर्जन। Uh, Consent is caused by coercion by committing or threatening to commit any act forbidden by IPC. Example: threat to commit suicide. Strike is not coercion; it is a lawful weapon. Unlawfully detaining or threatening to detain any property. Difference between English and Indian law. English law duress. Indian law coercion. आगे पढ़ लीजिए। Next. नेक्स्ट नेक्स्ट केस में बता देती हूँ। एक हिंदू पर्सन थे, उन्होंने कहा अपने बेटी वाइफ को और अपने बेटे को कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टियां जो है मेरे भाई के नाम पे कर दो। और वाइफ ने और बेटे ने डर के मारे प्रॉपर्टीज उनके भाई के नाम पे कर दी। तो क्या ये वैलिड है या यही कोवर्जन का एलिमेंट है? Coercion. यस मानिक, यस जपेश, व्हाट इज योर आंसर? मैम कोऑर्डिनेट का मूवमेंट है। ओके मानिक आपका आंसर? Coercion. ठीक है बेटा, रीड कर लो गुरनूर आगे। Next, ma'am. 43 पेज से करना है। नहीं बेटा 44 पे ही है। इंग्लिश लॉ में ड्यूरिस कहते हैं, इंडियन लॉ में कोवर्जन कहते हैं, इसको रीड कर लीजिए। ये तो कर लिया था। इंग्लिश लॉ मीन्स ड्यूरेस एंड इंडियन लॉ कोर्जन। आगे नहीं लिखा हुआ चिंकम अमीराजू वर्सेस चिंकम शेषमा? नो, नहीं, सबसे पहले मैंने लिखा। इतना ही अच्छा, है। आपके में नहीं है? ओके, फिर मैं ये पेजेस आपको भेज दूंगी नेक्स्ट क्लास में। चलो इसको छोड़ो, अब आप वापस आइए हमारे पेज नंबर 43 पे। 43 में है अनड्यू इन्फ्लुएंस। जपेश, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू मैम लेकिन इन्फ्लुएंस का, हमारे को तो 46 पेज पे अंडी इन्फ्लुएंस। हाँ जी, लेकिन जो मैंने पीडीएफ खोला उसमें से 46 पेज पे अंडी इन्फ्लुएंस। बेटा 43 पे भी है अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस सारे लिखे हुए हैं। ओके। देखिए जरा, मैं अनड्यू खोलता हूँ ढूंढ है के। ना, अभी छुड़वाया था तो समझा रही हूँ। देखो बेटा, अनड्यू 46। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई पर्सन हमारे ऊपर कर सकता है जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसके ऊपर हमें विश्वास है और वो विश्वास के साथ ही विश्वासघात घट कर सकता है।
ठीक है, जब तक हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। क्लियर हो गया ये पॉइंट? Yes, ma'am. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोवर्जन में डिफरेंस है। कोवर्जन का क्या मतलब है? कोई मुझे धमकी दे रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है आई ट्रस्टेड समबडी। अब वो जो पर्सन है जिसके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया है, या कोई मेरा रिश्ता उसके साथ ऐसा है कि ऑटोमेटिकली ट्रस्ट जनरेट हो जाता है। अब अगर वो मेरे साथ धोखा करेगा तो मैं कहूंगी कि जो सर मेरी डील हुई थी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण हुई थी। क्लियर हो गया आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। लेट अस सपोज देयर इज अ लेडी जो बेडरिडन है, उसके हस्बैंड की भी डेथ होगी, उसके बच्चे बाहर हैं और वो आते जाते भी नहीं इंडिया में। क्लियर? तो उसके पास एक हेल्प है जो हेल्प उनके बच्चे लगा के गए थे। हेल्प की ड्यूटी उनकी टेक केयर करना, हेल्प की ड्यूटी उनका सब देखना। ये जो हेल्प थी इनिशियली शी वॉज चार्जिंग अराउंड 15,000 रुपीज। अब ये हेल्प अब ये हेल्प क्या करती है? उसको फोर्स करती है कि देखो तुम्हारे बच्चे तो आते नहीं है, मैं ही हूं जो सारा दिन तुम्हारी केयर करती हूँ। 10-15 हजार में मेरा क्या बनता है? जो साथ वाला तुम्हारा प्रॉपर्टी का प्लॉट है वो मेरे नाम पे कर दो। ठीक है, अब इस तरह की हेल्प जो है वो क्या कर रही है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था, उसको उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना उसका सर ही नहीं सकता। और ये जो लेडी है शी इज इनफीबल्ड अंडर डिजीज है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी एग्जाम्पल, देयर इज अ गर्ल चाइल्ड, शी वाज व्हेन शी वाज 7 to 8 years ओल्ड, उसकी फैमिली में सबकी डेथ हो गई। अब उसकी जो टेक केयर है वो उसके मामा जी ने की, सारा कुछ किया। अब ये मामा जी, जो उसके मामा जी है वो ही उसके फादर हैं, वो ही उसके मामू हैं, और उनकी फैमिली ही उनकी फैमिली है। अब वो मामा जी उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पापा तो बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, हमारी तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी। अब तुम्हारी शादी के बाद तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और बुरी हो जाएगी, अभी तक तो हम अच्छी जिंदगी जी रहे थे क्योंकि तुम्हारा पैसा आ रहा था, जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज थी उसमें से रेंट रूंट आ रहा था। तो ऐसे करो, तुम अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें से दो कुछ प्रॉपर्टीज हमारे नाम पे कर जाओ। तो वो लड़की क्या करती है? वो प्रॉपर्टीज अपने मामा जी के नाम पे कर देती है। इज इट फेयर और इज इट मैम बायस्ड? अनड्यू इन्फ्लुएंस इज इट बायस। क्लियर हो गया? मानी क्लियर हो रही है बेटा एग्जाम्पल? Yes, ma'am. तो यहाँ पे कौन सा इन्फ्लुएंस है? Undue influence. अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस उस इंसान का है जिसका आपके साथ रिश्ता ऐसा है कि आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। सिमिलरली, आप किसी गुरुजी के पास जाते हो, आपकी उनके साथ लगन लग गई। अब वो गुरुजी कहते हैं कि भाई जिंदगी में क्या रखा है, तुम तो मरने वाले हो, अपनी सोल के लिए, अपनी अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छा जन्म लेने के लिए तुम अपनी कुछ प्रॉपर्टी हमें दान कर दो। ये पर्सन जो है इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन है, ये वो जो बची बचाई प्रॉपर्टीज है वो गुरुजी को दान कर देता है उनकी बातों में आके। अगले दिन इसको होश आता है, ये कहता है ये मैंने क्या कर दिया, उससे तुम अपना कर्जा उतार सकता था, कल को मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो क्या ये उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करा सकता है कह के कि गुरुजी ने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया? यस, करवा सकते हैं या नहीं? मैम करवा सकता है। Yes, ma'am. मानी करवा सकते हैं या नहीं? Yes, ma'am. करवा सकते. करवा सकते हैं। एक फादर है, उनके 5 बच्चे हैं, फादर सबको बहुत अच्छी तरह से प्यार करते हैं, केयर करते हैं। एक बच्चा है ना बहुत ज्यादा, मतलब आप मान लो ड्रग्स ड्रग्स करता है। हाँ मैम। उसने फादर को ना मतलब ऐसे उल्टी पल्टी बातें सुनाई बाकियों के बारे में कि बाकी अच्छे नहीं है, ये है, मैं ही हूँ सब कुछ। और बाकियों ने ज्यादा सिर्फ वो भी सफाई वगैरह भी नहीं दी कि ठीक है हम फादर को दिख ही रहा है हम क्या कर रहे हैं। पर उसने फादर की आंखों पे पर्दा डाल दिया एक हिसाब से। और उसने पापा से, अपने फादर से एक विल लिखवा दी जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम पे चल गई, बाकी सबके नाम पे नहीं गई। राइट? या विल भी नहीं लिखवाई, यस। अपने नाम पे सपोज प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा दी। कल को फादर की आंखें खुल गई थोड़े दिन बाद कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने प्रॉपर्टीज को इसके नाम पे ट्रांसफर कर दी, ये तो किसी काम का है नहीं। तो क्या उस विल को, उस प्रॉपर्टीज को हम कैंसिल करा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? यस मैम। Yes, फादर ma'am. करा सकता है, यस, दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. ओके, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम अभी यहाँ तक ही करेंगे, बाकी कल मॉर्निंग में करेंगे। मैम मैं 2 मंजिला नीचे